टॉपिक ये सब चीजें मैं ऑलरेडी क्योंकि उसमें दिखा चुका हूँ वीडियो में, तो इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू में चल रहा हूँ। नॉर्मली हम बात करते हैं बायोमास की। तो बायोमास की अगर हिस्ट्री में जाके देखो तो मेरे पास तकरीबन 1812 में लंदन में कंपनी थी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना फर्स्ट कमर्शियल पायरोलिसिस सिस्टम। इसके अंदर वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे फ्रॉम दी बायोमास। और फिर 1840 के अंदर भी हमारे पास फर्स्ट कमर्शियली यूज बायोमास गैसीफायर वाज बिल्ट इन फ्रांस। तो आपके पास काम स्टार्ट हुआ हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बायोमास है क्या चीज। ये बायोगैस तो जो गैस है, लेकिन बायोमास अगर बात करो तो बायोगैस है क्या। तो बायोगैस सिंपली आपके पास ऐसे बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं जो कि लिविंग या रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए जाते हैं। आपको ऐसी चीजें जो कि अभी जिंदा हूँ या अभी जस्ट मरी हुई हूँ। अब यहाँ थोड़ा इशू आता है कि बायोमास अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म या रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है, अगर रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है, तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है वो भी तो हमारे पास किसी जमाने में लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिससे हमने प्रोड्यूस करवाए, वो किसी जमाने में थे, जमीन में दफन हो गए, वक्त के साथ साथ ऑयल में कन्वर्ट हुए, फिर हमने ऑयल या गैस को एक्सट्रैक्ट करवा ली जमीन से या रिजर्वायर से। तो बेसिकली जब हम बायोमास की और उसकी फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, तो जो बेसिक इशू आता है वो इसका टाइम का आता है कि कितने टाइम की रिस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं। बायोमास का जो टाइम फ्रेम है वो काफी कम है, और फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए जो टाइम चाहिए वो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ईयर में जाता है। बायोमास को तो आप अभी भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास अभी भी लिविंग है कोई थिंग है, उससे भी आप बायोमास एक्सट्रैक्ट करा सकते हो। तो बायोमास आपके पास कैन एक्चुअली अप्लाई टू बोथ एनिमल एंड दी वेजिटेबल ड्राइव्ड मटेरियल, दोनों जगह से, एनिमल से भी होगा और वेजिटेबल से भी होगा। शुगर इसमें ह्यूमन नहीं है फिलहाल। सो बेसिकली जब बायोमास की बात करते हैं, बायोमास इज अ फ्यूल दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल, a renewable and sustainable source of energy used to create electricity or other form of power। इसमें जो सबसे कॉमनली यूज होने वाली हमारे पास फॉर्म है वो हमारे पास है सिंपल, जो हीटिंग के पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। गाँव वगैरह के अंदर आपने अक्सर देखा होगा लकड़ियां जला के खाना वगैरह पकाया जाता है। तो हीटिंग पर्पज के डोमेस्टिक यूज के लिए अंदर हम बायोमास को यूज करते हैं, लकड़ी को जला रहे होते हैं। तो बेसिकली आपके पास बायोमास इज अ फ्यूल दैट इज डेवलप फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल। अब मसला है कि ये रिन्यूएबल है या नहीं, और अगर है तो कैसे होगा। तो नॉर्मली अगर बात करते हैं बायोमास की, तो बायोमास को दोबारा हमें अटैच करवाना है सन के साथ, क्योंकि सन जो है आपके पास बेसिक सोर्स है हर तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं बायोमास की, तो अगर मैं वेजिटेबल की साइड पे या प्लांट की तरफ जाऊँ, तो प्लांट के लिए हमें सबसे जो मेन चीज है वो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास लाइट का होना जरूरी है, जो कि सनलाइट होती है। तो मीन्स सन होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, तो पौधे वगैरह उगेंगे और फिर आप उसको यूज कर सकोगे। ये कुछ हमारे पास बायोमास टू बायो एनर्जी रूट्स हैं कि हम कैसे बायोमास को या डिफरेंट बायोमास को कन्वर्ट करेंगे टुवर्ड्स हमारे जो एंड प्रोडक्ट है, उनकी एप्लीकेशन वगैरह क्या है। तो अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास ये हमारा बायोमास है, ये वाला। अच्छा, बायोमास हमारे पास दो मेजर हमारे पास क्लासिफिकेशन है। इधर वो वेट बायोमास होगा या ड्राइड की फॉर्म में होगा, सॉलिड की फॉर्म में होगा। तो वेट के अंदर आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट या मैन्योर वगैरह, मैन्योर मीन्स डंग या क्या कहना चाहिए, जानवरों का जो फुजला होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो सॉलिड वेस्टेज के अंदर वुड, स्ट्रॉ, फिर शुगर और ऑयल क्रॉप्स वगैरह है, अजय वगैरह है, जिनको हम डिफरेंट कन्वर्जन प्रोसेसेस के साथ डिफरेंट आउटपुट ले सकते हैं। वेट बायोमास एनारोबिक फर्मेंटेशन वगैरह की जाती है, मीन्स ऑक्सीजन के बगैर की जाती है फर्मेंटेशन। और इसमें आपको बायोगैस CH4 या H2 की फॉर्म में आपको चीज मिल जाएगी, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फिर आगे फर्दर फॉर हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए। सॉलिड वेस्ट के अंदर या सॉलिड बायोमास के अंदर जिसमें वुड है, वुड को हम यूज कर सकते हैं एज अ गैसिफिकेशन, कंबशन, पायरोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, और डिफरेंट आउटपुट्स आपको इसमें से मिल जाएंगी। या सो हमारे पास डिफरेंट अदर क्रॉप्स वगैरह हैं या बायोमास है, जिसको हम डिफरेंट प्रोसेस के साथ हमारे पास आउटपुट मिल जाएगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं प्लांट मटेरियल की, तो प्लांट में बी सब्सिक्वेंटली बी ईटन बाय एनिमल एंड दस कन्वर्टेड इनटू एनिमल बायोमास। आपका एनिमल को भी चाहिए प्लांट्स। तो प्लांट्स के बाद हमारे पास जो आउटपुट आ रही होती है, जो जानवरों का फुजला होता है या डंग होता है या मेन्योर होता है, तो वो भी बेसिकली बस बेसिक जो चीज है उसमें प्राइमरी सोर्स है वो आपका प्लांट ही है।
अब अगर आपके पास प्लांट है और प्लांट को अगर आप जानवर है वो खा नहीं रहे तो फिर क्या होगा? अगर जानवर प्लांट को खा के उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे डंग में, तो दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है? दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि आपके पास जो भी प्लांट है, जो भी पत्ते वगैरह हैं, वो क्या हो गए, या तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन गैस को रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट में। या फिर उनको आप जला सकते हो, जितने भी चीजें उनको जला के आप CH4 को रिलीज करोगे एटमॉस्फेयर में। ये वो बात है जो मैंने स्टार्ट में बात की कि फॉसल फ्यूल में और आपके पास बायोमास में क्या डिफरेंस है। तो बायोमास और इसमें डिफरेंस है वो आपके पास सिंपल टाइम फ्रेम का है। इस सिंपल टाइम फ्रेम का, क्योंकि आपके पास फॉसल फ्यूल्स के लिए जो टाइम चाहिए वो ज्यादा चाहिए। मीन्स अगर आप आज की चीज जमीन में दफन कर रहे हो तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे उसको एज अ फॉसल फ्यूल गैस या ऑयल में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन बायोमास को आप सिंपली डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसका टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है, 1 दिन में 2 दिन में आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो टाइम स्केल है। ऑलरेडी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, मसला ये था कि बायोमास को हम कैसे कह सकते हैं कि बायोमास जो है वो सस्टेनेबल है। सो बेसिकली सस्टेनेबल इसलिए कहते हैं कि अगर बस जब हम बात करते हैं बायोमास की प्लांट की, तो अगर प्लांट को मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं प्लांट को बर्न कर रहा हूँ, तो प्लांट बर्न करने के साथ साथ अगर मैं प्लांट को दोबारा ग्रो भी करा रहा हूँ, तो होगा क्या कि आपके पास एक पूरा सिस्टम, एक पूरी चेन बन जाती है। आप एक प्लांट को बर्निंग के प्रोसेस में ले जा रहे हो, तो साथ साथ आप उगा भी रहे हो, आप नए प्लांट लगा रहे हो, तो इस तरह कंटिन्यूस साइकिल बन जाता है। तो इसमें देखा, रिप्लेनिशिंग कैन बी अचीव्ड बाय अ कंटिन्यूस प्रोग्राम ऑफ रिप्लांटिंग with a new growth taking up carbon dioxide from the atmosphere at the same time as it is released by the combustion of the previous harvest। तो पुराना जो उगे हुए हैं उनको जब आप आग लगा रहे हो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, सेम उसी टाइम आपको नए प्लांट को भी ग्रो करवाना है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट कर सकें या अब्जॉर्ब कर लें, ताकि ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जो उसका इफेक्ट है वो जीरो रहे। तो इस तरह कंटिन्यूस, क्योंकि आपके पास आप बर्निंग करवा रहे हो और साथ साथ उगा भी रहे हो, तो ये कंटिन्यूस होने की वजह से सस्टेनेबल हम इसको सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि ये आगे अभी चल जाएगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की नीड को पूरा कर देगा। बायोमास की जो बेसिक 5 कैटेगरीज है वो यहाँ सामने लिखी हुई है। वुड है, वर्जिन वुड है, एनर्जी क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर रेजिडू है, फूड वेस्ट है, इंडस्ट्री वेस्ट एंड को प्रोडक्ट्स हैं। जिससे आगे पूरी सी कहानी यहाँ लिखी हुई है। इस पूरी कहानी का जो सम है वो मैं आपको डायरेक्ट इसी स्लाइड में बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे साथ वर्जिन वुड। वुड मीन्स की कोई भी ऐसी लकड़ी जो आपको जंगल से मिल सकती है या किसी भी दरख्त से मिल सकती है। वर्जिन मीन्स कि आप बिल्कुल उसको रॉ फॉर्म में लेके आओगे। ऐसा नहीं कि आपने उसको केमिकली ट्रीटेड या फिजिकली ट्रीटेड किया हो। जब आप किसी वुड को लेके आते हो, किसी वुड को यूज करने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है कि उस वुड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। वुड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें आपके पास क्या हो सकता है, वो झाड़ी की फॉर्म में हो सकती है, वो जो दरख्त की तना होता है लॉग की फॉर्म में हो सकती है, इवन जो तने के ऊपर छिलके होते हैं उस फॉर्म में भी आपको बायोमास या वुड मिल सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफरेंट टाइप की हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट होंगी, डिपेंडिंग है आपका जो वुड है वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, जो प्लांट है वो कहाँ ग्रो कर रहा है। और जैसे एरिया हो सकता है जहाँ डस्ट वगैरह हो या फिर सॉरी मड वगैरह हो, तो वहां पे फिर जब ग्रो कर रहा होगा तो सर फिर उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और जब ड्राई एरिया में ग्रो करेगा उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो वुड की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। तो ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई है। ये वर्जिन वुड है, ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स है जिसके अंदर आपके पास बताया गया कि आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि आप उसको डिफरेंट जगह से एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या है, नॉर्मली आप क्या करते हो, आप वुड को लेके उसकी बर्निंग करवा लेते हो, बर्निंग से आपको आउटपुट मिल जाएगा हीट की फॉर्म में, और उस पर हीट को यूटिलाइज कर सकते हो इजीली। अच्छा, मसला ये होता है कि आपको जब भी वुड होगी तो वुड के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो उसका मॉइस्चर कंटेंट है। अगर मॉइस्चर कंटेंट आपके पास वुड में मिल रहा है तो बेसिकली इससे क्या होगा कि आपके पास प्रॉपर्टी जो है या हीटिंग वैल्यू है या कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है। तो पूरी कोशिश करनी है कि आपके पास कम से कम इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट हो, मॉइस्चर कंटेंट को आपको कम से कम करना है। तो फिर क्या करते हैं, अक्सर प्रोसेस में हम इसको ड्राई कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर कोई इंटीरियर सिंध में या चंडीगढ़ पंजाब में रहता है तो उसको पता होगा कि आपके पास जब भी लकड़ी को जलाते हो
तो सूखी लकड़ी का नाम यूज करते हैं, सूखी लकड़ी होनी चाहिए ताकि वो इजीली बर्न की जा सके। अगर गीली लकड़ी होगी, अगर आपने जो सिंपल दरख्त से काट के लकड़ी को जलाने की कोशिश की तो वो इतनी जल्दी बर्न नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर पानी या मॉइस्चर कंटेंट होगा। ये हमारे पास डिफरेंट है। इसके अंदर ये देखो, ये आपका फिजिकल इंक्लूजन वगैरह इसमें ऐड हो जाते हैं क्योंकि जहाँ ग्रो कर रही होती है उसमें डिफरेंट आपको स्टोन्स है, मड्स हैं, आइस और नेल्स वगैरह हैं जिसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये अगर मैंने काट के बंडल बना दिया, इसके स्टिल इसके अंदर चांसेस है कि ये आपके पास कचरा जो है इसके अंदर ही रहे, तो इसकी वजह से इसको आपको ट्रीट करवाना है। अक्सर केमिकल कंटेमिनेंट्स वगैरह, दीमक वगैरह भी इसमें लगी हुई होती है, जिससे भी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो ये आपको डिफरेंट फॉर्म में बाग ब्रश लॉग की फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये हमारे पास है वर्जन बर्ड में से आपको एक ऐसी लकड़ी जो आपको सिंपल आपने इसकी फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं की हुई है, सिंपल आपने दरख्त से काटी हुई है या आपको दरख्त से मिली हुई है, जंगल से मिली हुई है, तो आपके पास सिंपल सी वर्जन वुड क्या आएगी। सेकंड हमारे पास है, इसको हम कहते हैं एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी क्रॉप्स अक्सर ऐसी क्रॉप्स हैं जो आप खा नहीं सकते, ये सिंपली हम स्पेशली हम ग्रो करवाते हैं ताकि हम इनसे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। तो आज सिंपल अगर देखो तो आपको सीखा हुआ है, हाई यील्ड क्रॉप्स ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर एनर्जी एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन एनर्जी की रख के हम इसको ग्रो करवाते हैं, इसको आप कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसको आप कहीं खा नहीं सकते। इसके अंदर हमारे डिफरेंट क्रॉप्स हैं जिसके अंदर आपका मिसकंटेस है, अरेंडोटोरस है, स्वीट सोरगम है, शॉर्ट रोटेशन कॉपिस है, शुगर केन है, कमीला है, जिट्रोफा। इसमें अगर आपके पास कोई नाम ना भी पता हो तो लास्ट में तो अक्सर आपने सुना होगा जिट्रोफा बीच, जिट्रोफा सीड्स। तो जिट्रोफा आपके पास एक ऐसी कॉमनली पाकिस्तान के अंदर यूज होने वाली बायोमास है जिसको हम यूज करते हैं। ये नॉर्मली आपके पास ऐसी है जो आप अक्सर आपको मिल जाएगा जिससे ऑयल वगैरह बन रहा होता है जिट्रोफा सीड से। अच्छा, इसमें जैसे अलजाई वगैरह भी हैं, वो भी इसी फॉर्म में आती हैं। ये डिफरेंट के बारे में बता दीजिए कि है क्या चीज़ है, उनकी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। तो आपके पास दो डिफरेंट टाइप हो गई, आपके पास एक सिंपल टाइप हो गई जिसके अंदर आपने कहा कि हमारे पास वुड है जो कि वर्जिन वुड है, और दूसरा हमारे पास है जिसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास एनर्जी क्रॉप्स है। एनर्जी क्रॉप्स में से ऐसी स्पेशल एनर्जीज जो अगर ग्रो इसलिए करवानी है ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। थर्ड पर हमारे पास है जिसके अंदर हमारे पास है एग्रीकल्चर रेजिड्यू। एग्रीकल्चर रेजिड्यू मीन्स कि आपके पास जब आप कोई फसल उगाते हो, हमारा पाकिस्तान बेसिकली एक तरह का एग्रीकल्चर कंट्री है, हम यहाँ बहुत ज्यादा फसल उगा रहे होते हैं। दो डिफरेंट हमारी फसल मेन होती है, एक रबी की होती है, खरीफ की होती है। तो होता क्या है कि आप जब भी फसल उगा रहे हो, फसल उगाने के बाद जब उसको काटते हो तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जमीन पर रह जाता है। जैसे आप सारे का सारा जमीन से नहीं निकाल रहे होते, मतलब कुछ काट रहे होते हो, तो जो आपका रेजिड्यू बच रहा होता है तो आप यूज कर सकते हो बर्निंग के लिए। नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि आपके पास जो किसान होते हैं वो जब फसल को काटते हैं तो बाकी जो कचरा बचा होता है उसको आग लगा देते हैं, खेत के अंदर रख के उसको आग लगा देते हैं। अगर वो किसी तरीके से उसको सेव कर सकें और उसको कहीं ना कहीं उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कराने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल है। तो एग्रीकल्चर रेजिड्यू से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अंदर हमारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन जिसको आप देख लो। अच्छा, इसी एग्रीकल्चर रेजिड्यू के अंदर हमारे पास एनिमल का जो टंग है वो भी इंक्लूड है, और इसके अंदर हमारे पास पोल्ट्री लिटर वगैरह ये भी इंक्लूड है, ड्राई रेजिड्यू के अंदर आते हैं एग्रीकल्चर रेजिड्यू के अंदर। तो ये हमारे पास ये है कि हम यूज कर सकते हैं एज अ बायोमास। अक्सर आपने देखा होगा कि कराची के अंदर आप कहीं मुर्गी लेने जाते हो, चिकन लेने जाते हो, चिकन का गोश्त, तो वो जो भी इसका कचरा वगैरह है, उसको सेव कर रहा होता है पीछे ड्रम में। जो भी इसकी चर्बी वगैरह या जो भी इसका पर वगैरह या जो भी इसका पार्ट है उसको सेव कर देता है बैक साइड पे, और शाम में ट्रक वाला आगे उसको लेके चला जाता है। तो बेसिकली वो तो कहना नहीं चाहिए लेकिन वो तो उससे ऑयल बना रहे होते हैं, लेकिन उसको हम यूज कर सकते हो ताकि आप उसे एनर्जी प्रोड्यूस करवा सको, यू कैन यूज इट। देन ये हमारे पास एक केस स्टडी थी जिसके अंदर हमारे पास ये आई थिंक बुल्ले शाह है, बुल्ले शाह पैकेजिंग है। हाँ, बुल्ले शाह पैकेजिंग लक्सू के एरिया में। तो इन लोगों ने अपना पूरा प्लांट लगाया हुआ है सारे के सारा बायोमास के ऊपर, इनका अपना जो रेजिड्यू वगैरह है उससे उसको यूज करते हैं, और उन्हें अपना प्लांट लगाया हुआ है। ग्रेट टाइप का बॉयलर्स लगे हुए हैं इनके अंदर यहाँ पे, और ये तकरीबन इनकी जो आउटपुट आ रही है तकरीबन 35 मेगा अप टू 35 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ये पेपर मिल है बेसिकली एक तरह की है। पेपर मिल का जो आपका ये वो जो भी इसका रेजिड्यू अपना मिल रहा है उसको यूज करते हुए ये अप टू 35 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर रेजिड्यू के अंदर हमारे पास कुछ वेट रेजिड्यू भी है। वेट रेजिड्यू पे फिर हमारे पास आती है एनिमल सैलरी और ग्रास सिलेज। जो सॉलिड है, सॉरी जो सॉलिड रेजिड्यू जो बैक वाला ये वाला या ड्राई रेजिड्यू है,
इसके अलावा हमारा जो फसल का कचरा है, ये सारा फसल का जो कचरा हमारे पास आ रहा है। और जब हम बात करते हैं वेट रेजिड्यू की, तो वेट रेजिड्यू के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारे पास है एनिमल सैलरी या मैन्योर मीन्स डंग, या फिर क्या कहना चाहिए, फुजला। तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस वेट रेजिड्यू के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसके अंदर इसका हाई वाटर कंटेंट है। द हाई वाटर कंटेंट इन सच रेजिड्यू मेक्स देम एनर्जेटिकली inefficient to use for combustion or gasification, बिकॉज आपका जितना पानी ज्यादा होगा उतनी प्रॉब्लम होगी कि जल्दी इंजन जो ऑपरेट नहीं हो रहा होगा। सो फाइनेंशियली एंड एनर्जेटिकली इट इज वेरी कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट। अगर मैं सिंपल कहूंगा मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी करवानी है इसको एक जगह से दूसरी जगह, तो ये इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट की वजह से आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। या तो उसके बाद ड्राई रेजिड्यू हो तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कराना कंपेरेटिवली आसान होता है, लेकिन जब आपको वेट रेजिड्यू है तो उसको फिर ये फिजिबल नहीं होगा, या फाइनेंशियली इसको हम इकोनॉमिकल नहीं कह सकते कि हम इसको मूव करवाएं। ये हमारे पास मैनुअर है, ये तो आपने देखा होगा सबने। वैसा कि ये बड़ी ईद वगैरह पे आपने ये ऐसे भी देखे होंगे जिसको भूसा वगैरह कहते हैं। तो आप इन सबसे एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो हमारे पास है वो है फूड वेस्ट। ये भी हमारे पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे पास अक्सर आजकल तो अल्लाह का शुक्र है कि सॉरी कोरोना की वजह से काफी आसानी हुई थी कि शादी हाल वगैरह बंद पड़े हुए थे। वरना ये जो खाना जो बचता था वो जो शादी हाल के बाहर पड़ा हुआ होता था, और अक्सर हमारे घरों के अंदर भी अक्सर हम वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं इन टर्म ऑफ फूड। फूड का जो वेस्ट होता है उससे भी आप एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हो। फूड के वैसे भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट्स को ग्रुप लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि आप अपने घर के अंदर एक्सपेरिमेंट करें, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए भी और उसके अगेंस्ट में उनको थोड़ी बहुत गैस मिली भी थी, लेकिन उसको हम ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सके थे क्योंकि एज सिंपल छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड को प्रोडक्ट्स। अक्सर हमारे पास इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री प्रोसेस है, जो वेस्ट आ रहा होता है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू गेट दी पावर और गेट दी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी, 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमारे पास वर्जिन वुड से लेके वर्जिन वुड, एनर्जी क्रॉप्स, फिर हमारे पास एग्रीकल्चर रेजिड्यू, फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट, और फिर हमारे पास फूड का वेस्ट। 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये पांचों आपको पता होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट्स अभी हाजिर हो? 10, 9, 8, 8 स्टूडेंट्स हो गई। आवाज आ रही है? ये तुम्हारे जी अलावा सर, आ कोई रही है बोलते आवाज नहीं है। आपकी। जब बस ठीक 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 सबकी आ गई आप। बायोमास की क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मसला है कि बायोफ्यूल है क्या चीज? तो बायोफ्यूल बेसिकली हमारे पास वो आउटपुट है जो कि हमें मिलेगी बायोमास को कन्वर्ट करके। बायोमास को जब भी कन्वर्ट करो तो हमारे पास बायोफ्यूल बनता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन सिंपल है तो बायोफ्यूल्स आर मेड बाय बायोमास कन्वर्जन। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के बायोफ्यूल्स हैं जो यूज हो रहे हैं। तो बायोमास को हम बेसिकली बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू बायोफ्यूल इन सेवरल वेज, थर्मो, बायो एंड एग्रोकेमिकल कन्वर्जन। हम अक्सर बायोफ्यूल्स को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इंजन पे, स्पेशली डीजल इंजन की साइड पे इसको मन कर सकते हैं, या इसको हम पे डिफरेंट वेज के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बायोमास कन्वर्जन कैन रिजल्ट इन फ्यूल इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म। या बस देखो तो 1850 से लेकर 1896 के अंदर डिफरेंट हमारे पास एथेनॉल बेस्ड गाड़ियां और लाइटिंग सिस्टम था। तो इसका मतलब बेसिकली आप फ्यूल यूज कर रहे थे, एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज कर रहे थे। अब जो एथेनॉल वगैरह ये बेसिकली आपके पास मिलता है डिफरेंट फूड वगैरह से या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस से। एथेनॉल बेसिकली अल्कोहल की फॉर्म है। तो अल्कोहल हमें जब मिल रहा है तो हमारे पास इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जब बात करते हैं बायोफ्यूल्स की, तो बायोफ्यूल्स के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन या जनरेशन है। 4 जनरेशन है हमारे पास बायोफ्यूल्स की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर हमारे पास इथेनॉल, बायोडीजल और अदर बायो अल्कोहल्स, ग्रीन डीजल, वेजिटेबल बायोगैस, बायोथर्स वगैरह है। फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल है ये डायरेक्टली हम इसको बनाते हैं फूड से। फूड के जो मटेरियल है हम इसको बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। द कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स का मसला है, फूड क्रॉप्स हम उसको यूटिलाइज करें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो जाती है। तो फूड क्रॉप्स के साथ इशू ये है कि आप ये जो आपके पास फ्यूल्स है, बायोफ्यूल्स है, फूड क्रॉप से बन रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इतने
प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही है, लेकिन दूसरी साइड पे हमें ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो अ, दुनिया में भूख है वो बढ़ रही है। तो बेहतर है कि आप फूड को एज अ फूड ही रखो और एनर्जी क्रॉप्स को जनरेट करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। तो हमारा डिफरेंट फूड्स है, सीरियल्स, स्टार्च है, शुगर वगैरह है, शुगर केन वगैरह है, ऑयल क्रॉप्स हैं जिसके अंदर हम सनफ्लावर है, जिससे हम ऑयल वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास है जो डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम फूड मटेरियल। फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन है जो कि एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। थर्ड जनरेशन एडवांस का भी थोड़ा एडवांस है लेकिन सस्टेनेबल है। और फोर्थ वन एडवांस सस्टेनेबल के साथ साथ क्लीन भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगी, तो फिर आपको फोर्थ जनरेशन में चली जाएगी। तो ये हमारे पास है कि आपके पास बायोफ्यूल को जब बात करेंगे तो फूड को यूज किया जाए या फ्यूल को यूज किया जाए, अगेन एक डिबेट है। अगर मैं फ्यूल बेच रहा हूँ तो मैं तो कहूँगा भाई फ्यूल ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके की बात की जाए तो फूड को भी देखना पड़ेगा। तो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है, आप इसको कैसे इसको रखना चाहोगे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इसको किस पर्सपेक्टिव पे देख रहे हो, कि आप इससे फूड बनाओगे या एनर्जी चाहोगे, चाहोगे, क्योंकि दोनों केसेस में आपके पास दोनों जो ये दोनों जरूरियात हैं, आपके पास खाना भी जरूरत है, आपके पास फ्यूल भी जरूरत है, एनर्जी भी चाहिए आपको। अब हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन के डिफरेंट बायोफ्यूल्स। एथेनॉल है सबसे ज्यादा यूज होने वाला, नॉर्मली अगर दुनिया में देखें तो कॉमनली ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्यूल है, बायोफ्यूल है। अच्छा, ये जो बायोफ्यूल है ये बेसिकली एथेनॉल है, तो एथेनॉल बेसिकली फर्मेंटेशन से आता है। फर्मेंटेशन आप नॉर्मली जैसे शुगर से कर रहे होते हो, और शुगर जो आपको ड्राइव होती है फ्रॉम व्हीट, कॉर्न, शुगर बीट्स, शुगर कैन, मोलासिस में से जहां से भी आपको शुगर मिल जाए वहां से शुगर एक्सट्रैक्ट करके फर्मेंटेशन करवा के आप एथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे होते हो। पर हमारे पास बायोडीजल इज मोस्ट कॉमन, ये एथेनॉल है, बायोडीजल है, दोनों अलग है। बायोडीजल is most common biofuel in Europe. It is produced from the oil and fat using, अभी जो आगे वर्ड लिखा हुआ है इसको देख लेना, ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन मीन्स क्या, बेसिकली इसमें आप एक ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक ग्रुप आर डैश ईस्टर का जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है वो एक्सचेंज हो रहा होता है विद अल्कोहल के आर के साथ। तो इसमें पूरा एक्सचेंजिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो केमिस्ट्री है, प्योर केमिस्ट्री है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस है, जिसकी वजह से आप इसको बायोडीजल को प्रोड्यूस कर सकते हो और लिक्विड फॉर्म में आएगा, उसको फिर यूज कर लोगे। ये जो बायो डीजल है, ये बायोडीजल जो आपके पास बायोडीजल मिलेगा उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कैन बी यूज इन एनी डीजल इंजन व्हेन मिक्स विद द मिनरल डीजल। देन हमारा मेथनॉल है, इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, मेथनॉल है, मेथनॉल में आपके पास बायो मेथनॉल, मेथनॉल की फॉर्म में आपको मिल रहा होता है। अगेन बायोफ्यूल है, ऑर्गेनिक मटेरियल से आपने ड्राइव किया हुआ है। फिर ब्यूटेनॉल है, पूरी जो अपना अल्कोहल की सीक्वेंस है आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल, बायोफ्यूल, मेथनॉल, ब्यूटेनॉल, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आप इनको यूज कर सकते हो टू प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रिसिटी और टू प्रोड्यूस दी पावर। फिर हमारे पास है ग्रीन डीजल, फिर हमारे पास है बायोफ्यूल, गैसोलीन, वेजिटेबल ऑयल्स है हमारे पास। तो ये और डिफरेंट है जिनको आप ऑलरेडी मैं उनको वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, आप इनको यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बायोफ्यूल जनरेशन के अंदर ये एक वॉलमार्ट का ट्रक है, और वॉलमार्ट का ट्रक जो है ये नॉर्मली कुकिंग जो रिक्लेम कुकिंग ऑयल बच रहा होता है उससे प्रोड्यूस करके इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये इसको इस पे रन कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास बायोफ्यूल के अंदर है बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास बायोगैस भी आती है। बायोगैस में आपके पास ये हमारे पास मिथेन प्रोडक्शन होती है, आपके पास एक ऐसे प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती, एनारोबिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी। और इसमें हम बेसिकली अलाउ करते हैं हमारे पास जो भी डिग्रेडेबल मटेरियल है उसको हम किसी जगह पे डंप कर देते हैं, उसको टाइम देते हैं ताकि वो अपने अंदर से गैस को निकाल दे, एक्सट्रैक्ट कर दे, और उस पर गैस को हम स्टोर कर सकते हैं और फिर इसको यूटिलाइज करेंगे। नॉर्मली इसमें अंदर डिकम्पोजिशन वगैरह होती है, डिकम्पोजिशन के बाद आपके पास जो मटेरियल है वो गैस रिलीज करना शुरू कर देगा और फिर इसको हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट बायोगैस प्लांट्स जो यूज हो रहे हैं। फिर हमारे पास ये भी फर्स्ट जनरेशन के अंदर सिंगेस भी आती है। सिंगेस इज स्पेशली मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। और ये हमारे पास प्रोड्यूस होती है बाय द पार्शियल कंबशन ऑफ विद एन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कन्वर्ट द बायोमास कंप्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कंप्लीट कंबशन नहीं करवानी, स्टोइचियोमेट्रिक कंबशन नहीं पूरी करवानी, इसका आप कंट्रोल्ड या फिर इस पे ऑक्सीजन जो है वो
पार्शियल कंबशन करवाओगे आप बेसिकली इसमें, ताकि इसमें आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो थे वो डायरेक्टली बायो फूड के साथ, सॉरी फूड से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। ये हमारा सेकंड जनरेशन है जो कि एडवांस जनरेशन है। एडवांस जनरेशन जो है ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस बायोमास से बनता है। सो बेसिकली आपके पास जो एडवांस बायोफ्यूल्स है इसके लिए हम जो नॉर्मली फ्यूल यूज कर, सॉरी बायोमास यूज कर रहे थे, ये आपके पास लिग्नो सेलुलोस है। लिग्नो सेलुलोसिक का बायोमास आप यूज करते हो और उसको आप बेसिकली जो आपके पास रिक्वायर्ड फ्यूल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जिसमें हमारा डिफरेंट है उसमें देखा। अब यहाँ से ऑनवर्ड एडवांस में जितनी एडवांस हो गई है, सस्टेनेबल हो गई है, फिर आपके पास क्लीन हो गई, तो उसमें चांसेस है कि आपके पास बार बार यूज हो रहे हो। अभी अब जाइए इसको हम यूज नहीं कर सकते, फूड खा नहीं सकते। तो यहाँ बस अलजाइए। चलो आप म्यूनसिपल वेस्ट वगैरह हमारे पास है, बगास है, हमारे पास ग्रेप्स है, एनिमल मेन्योर है, और टाल ऑयल पिच और क्रूड ग्लिसरीन वगैरह है। तो इसमें ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम खा सकें। तो ये सेकंड जनरेशन में हमारे पास कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी क्योंकि फूड से एक्सट्रैक्ट की हुई हो। विदाउट फूड एक्सट्रैक्ट हुई हुई आपको बस यहाँ चीजें आपको नजर आ रही है। सेकंड जनरेशन में आपके पास ये फर्स्ट में लिख दिया ऑलरेडी मैं बोल चुका। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन फूड क्रॉप्स सच एज वुड, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड एक्सेट्रा। तो इसमें आपके पास किसी किस्म का इशू नहीं आएगा कि आपको फूड यूज से फूड एज अ फूड यूज करना है या फिर एज अ एनर्जी क्रॉप्स यूज करना है। ये अगर आप देखो तो ये आपके पास सॉलिड बायोरिएक्टर है जो कि आप बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अल्जाई। अल्जाई इस पूरे प्लांट पे अल्जाई यूज हो रही है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा अल्जाई के साथ ये भी इशू है कि अल्जाई क्योंकि लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर आप नॉर्मली एनर्जी स्टोर भी करा सकते हो। ये पूरी एक साइंस है। डिफरेंट रिसर्च अभी भी हो रही है अल्जाई को यूज करते हुए एनर्जी स्टोरेज मीडियम यूज की बनाया जा रहा है। तो इसकी भी एक स्टडी है जो आप देखना चाहो तो देख लो, काफी इंटरेस्टिंग मटेरियल है अल्जाई। So the Algeria culture to act as a low cost, high energy and entirely renewable feedstock. और नॉर्मली अगर आप इसको ये देखो तो इट इज प्रेडिक्टेड दैट द Algae will have the potential to produce more energy per acre than conventional crops. तो Algae के अंदर एनर्जी कंटेंट्स काफी हाई हैं। यहाँ भी अगर Algae है जो कि नॉर्मली Algae can be grown using land and water unsuitable for food production, therefore reducing strain on already depleted water sources. थर्ड जनरेशन आपके पास सस्टेनेबल का वर्ड यूज हो गया। एडवांस में आपके पास कोई ऐसा फूड, एडवांस में आपके पास ऐसा कोई बायोमास नहीं है जिससे आप जिसको आप एज अ फूड यूज कर सको। थर्ड हमारे पास है जिसको हम सस्टेनेबल कह रहे हैं। इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी आपके पास अल्जाई बेसिस यूज हुई है। फर्दर benefit of the algae based biofuel is that the fuel can be manufactured into a wide range of fuel such as diesel, petrol and jet fuels। और फोर्थ जनरेशन जो आपको ऐसे जनरेशन ऐसे बायोफ्यूल जो क्लीन होंगे। अच्छा इसमें क्लीन का मसला ये नहीं कि आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज ही नहीं कर रहा हूँ, बर्निंग में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी, लेकिन साथ में उसको आपने सस्टेनेबल बनाना है। इसका आपका पूरा सिस्टम ऐसे बनाना है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास नए पौधे भी लगे हुए हों। So the biofuels are aimed at not only producing sustainable energy but also a way of capturing and storing carbon dioxide. So this is the fourth type of biofuel. तो हमारे पास चार डिफरेंट टाइप की जनरेशन है बायोफ्यूल्स की। अच्छा ये कुछ इसकी ये चीजें देख लीजिएगा। फिर हमारे पास इनको डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे हमने इससे डिफरेंट आउटपुट लेनी है। कंबशन अगर मैं एग्जांपल देखो बायोमास का हम कंबशन करवा के इधर हीट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आउटपुट ले सकते हैं। एनारोबिक डाइजेशन बायोगैस बनेगी जिसको हीट इलेक्ट्रिसिटी केमिकल या फ्यूल की फॉर्म में ले सकते हो। फर्मेंटेशन का बायोथिनोल है जिसको आप कहीं भी यूज करवा सकते हो। और फिर आपका मैकेनिकल ऑयल है, ऑयल कल से भी आप फ्यूल केमिकल इलेक्ट्रिसिटी या हीट जनरेट करवा सकते हो। इनके बारे में अलग अलग यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, कंबशन कैसे करवानी है ये सब चीजें यहाँ दी हुई है। तो ये आपका ऑलरेडी वीडियो में ये सब चीजें दी गई है। तो ये हमारा जो था ये एक लेक्चर था, उसको जल्दी जल्दी रिवाइज किया है। और फिर जो दूसरा है आज का है वो है ये वाला। तो बेसिकली बायोमास की भी दो फाइल अपलोड करनी है, सेट कर दी है मैंने।
So normally biomass, biofuels, biogas, and bioenergy are sustainable with nature due to the maintaining their productivity and usefulness to the society, definitely without disrupting the ecosystem, unlike conventional fuels. So when we are talking about the biomass or biofuel, so biomass is the primary source of the to produce the biofuel. बायोफ्यूल आपके पास है डिफरेंट जनरेशन के साथ, आपको पता है कि बायोफ्यूल्स हमारे पास 4 डिफरेंट जनरेशन के साथ बायोफ्यूल्स है, लेकिन मेन सोर्स आपके पास है बायोमास की, और बायोमास को ही आपने यूटिलाइज करना है। अब बायोमास का प्रॉब्लम है कि बायोमास को डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, बायोमास को भी कन्वर्ट कराने के लिए बहुत डिफरेंट प्रोसेस होना चाहिए। अब अगर लेट्स मैं वर्जिन वुड की बात करूं या किसी और की बात करूं, ये देखो आपके पास आगे ये इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। नॉर्मली आपके पास इनको बायोमास इनको ट्रांसपोर्टेशन करना मुश्किल काम है, बायोमास को ट्रांसपोर्ट करवाना मुश्किल काम है, तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट इनटू बायो ऑयल एंड देन आप इसको ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। तो हमारी पूरी कोशिश होगी हम जितना इसको कन्वर्ट कर सकें बायोमास को इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, उतना बेहतर होगा, और जितना हम जल्दी इसको एक्सट्रैक्ट करवा सकें या बायोफ्यूल को एक्सट्रैक्ट करा सकें। तो अगर इसमें देखा तो आपके पास कन्वर्जन particularly important because the energy content of many biomass feedstock are very low, and converting them into high energy content once requires technological advancement, and normally हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। सो नॉर्मली अगर बायोमास की बात करें तो बायोमास वी कैन इजिली और डायरेक्टली वी कैन बर्न दी बायोमास टू प्रोड्यूस दी हीट। इसके अंदर हमारा डोमेस्टिक यूज की चीजें हम बात करते हैं, तो डोमेस्टिक यूज के अंदर ही आपने सिंपल उनको बर्न करवाना है। अच्छा, इसको आप केमिकली या फिजिकली ट्रीटमेंट इसकी कर सकते हो ताकि इसके अंदर इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो, जैसी जो एनर्जी कॉन्टेंट है वो इम्प्रूव हो जाए। तो नॉर्मली आपके पास इशू यही आता है कि आपके पास जो आपके पास इनका थर्मल कॉन्टेंट है वो इसमें मॉडेस्ट है, और डिपेंडिंग अपॉन दी कैलोरीफिक वैल्यू, सॉरी मॉइस्चर कंटेंट, कैलोरीफिक वैल्यू कम हो रही होती है। जैसे जैसे आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा कैलोरीफिक वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको हर हाल में कैलोरीफिक वैल्यू को कम करना है, या मॉइस्चर कंटेंट को कम करना है, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़े। जितना आपका मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उसको ट्रांसपोर्ट करना इतना ही आसान होगा। तो फिजिकल फॉर्म इज ऑफन नॉट होमोजेनियस which possess difficulties in vehicular transportation and fit into the end use equipment। आपके पास ये अगर लकड़ी बराबर ना हो तो फिर इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें से इसको ड्राई कराते हैं ताकि वाटर कंटेंट कम से कम हो जाए। वाटर वाटर कंटेंट को कम से कम, मॉइस्चर कंटेंट को कम से कम करना है ताकि थर्मल वैल्यू को हम इंक्रीज करवा सकें। इसमें कोई मैसेज आया है या क्या हुआ है? सही है, तो मैं ये मैसेज किया था, आप नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही? अब ये अब तो आ इशू रही है तो सर, वो पहले बीच में थोड़ी देर नहीं आई थी। तो शायद मेरे पास नेट का इशू इससे क्या बंद हो गई हो आवाज, लेकिन मैं तो कंटिन्यूस बोल रहा हूँ। अभी फिलहाल अगर बंद हो जाए मुझे बोल देना, कोई आवाज लगा देना, मुझे स्क्रीन पे तो मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, तो बैक साइड पे क्या चल रहा है। अच्छा, नॉर्मली जब आप बात करते हो कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन का पर्पस क्या, सिंपली इंप्रूविंग द हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो, इसको इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। ये किसी को पता है ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये गाय के गोबर से बनाते हैं। क्या है क्या? नाम नहीं पता। नहीं पता। ये गाय के गोबर से बना हुआ है, इसको ओपले कहते हैं। ओपले, ओपला, ओपले। तो बेसिकली अगर आप गाँव वगैरह में जाए तो आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी, गाय के गोबर से बनाया जाता है ये। तो बेसिकली आप करते क्या, आप उसको कन्वर्ट करते हो बायोफ्यूल को, या सॉरी बायोमास को कन्वर्ट करते हो। और जो हमारे पास कन्वर्जन प्रोसेस है वो दो डिफरेंट टाइप के हैं, एक फिजिकल होगा या हमारे पास वो एग्रोकेमिकल होगा। फिजिकल मीन्स आपको उसको डेंसिफिकेशन करानी है, और डेंसिफिकेशन जो होगी वो आपका ब्रिक्वेट्स या रॉड्स की फॉर्म में होगी। और एग्रोकेमिकल में आपको फ्यूल एक्सट्रैक्ट करवाना है लिक्विड्स या ऑयल की फॉर्म में। अगर बात करते हैं हम फिजिकल की, तो फिजिकल के अंदर आपको डेंसिफिकेशन मीन्स आपके पास नॉर्मल अगर बात करो तो डेंसिफिकेशन, अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है
तो अगर आपका कोल की इतनी डेंसिटी है तो आपको वुड की डेंसिटी ज्यादा चाहिए होगी ताकि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सको, और स्ट्रॉ को ज्यादा चाहिए होगा, या एग्रीकल्चर रेजिडुए जो आपको ज्यादा चाहिए होगा। वैसे जितना आपके पास बायोमास होगा उसी हिसाब से फिर, अभी अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स की बजाय, सॉरी, अगर मैं ऑयल ले आऊँ तो ऑयल शायद कोल से ज्यादा, ऑयल ऑयल जो है वो कोल से भी कम डेंसिटी में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो अब करना क्या है, आपको इनकी डेंसिटी को चेंज करना है, इनकी डेंसिटी को कम करना है। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको चेंज करना है, आपको मास को इंक्रीज करवाना है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम डेंसिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के पूरे डिटेल लिखी हुई है। सिंपल अगर यहाँ देखो तो आपको ये रेड लाइन में लिखा है, अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस either liquid or solid fuels with denser or more uniform properties than the raw biomass। आपको बेसिकली डेंसिटी को इंक्रीज कराना है, आपने कंपैक्ट करना है, बेसिकली डेंस बनवाना है, ताकि आपके पास इजीली इसको ट्रांसपोर्टेशन कर सके, इजीली इसको आप हैंडल कर सको। जैसे कुछ एडवांटेजेस यहाँ मेंशन हुए हैं। नंबर वन एडवांटेज देखो तो आपके पास क्या, सिंप्लीफाइड मैकेनिकल हैंडलिंग एंड फीडिंग। सेकेंडली आपके पास यूनिफॉर्म कंबशन इन बॉयलर, क्योंकि आपके पास सारे का सारा जो मटेरियल है वो डेंसिफाई हुआ है, आपके पास वॉल्यूम छोटा हुआ है, आप इजीली इसको बॉयलर में इनटेक करवा सकते हो। देन वी हैव रिड्यूस्ड डस्ट प्रोडक्शन, देन वी हैव रिड्यूस्ड possibility of the spontaneous combustion and storage, simplified storage and handling infrastructure, lowering capital requirement at the combustion plant, as well as the reduced cost of the transportation due to increased energy density। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये है कि आपके पास जो बायोडेंसिफिकेशन के प्रोसेस हैं, जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है, वो काफी कॉस्टली हैं, काफी कॉस्टली है। तो फिर आप उसको करवाओ या ना करवाओ, फिर ये एक इशू आ जाता है, उसे डेंसिफिकेशन करनी है या नहीं करनी, ये एक इशू है। सो नॉर्मली कन्वेयर रूल्स के अंदर बस थर्मोकेमिकल और बायोकेमिकल है। थर्मोकेमिकल के अंदर बस डायरेक्ट कंबशन है, जिससे आपने सिंपल उसको आग लगा दी और एनर्जी प्रोड्यूस करवा ली, हीट प्रोड्यूस करा ली। फिर वहां कार्बनाइजेशन है, कार्बनाइजेशन के अंदर हम बेसिकली ऑक्सीजन को लिमिटेड रखते हैं, हम इसको स्टोइचियोमेट्रिक रेशो पर नहीं करते। पायरोलिसिस में हम कुछ ऐसे ही काम कर रहे होते हैं और गैसिफिकेशन में भी। लेकिन कार्बनाइजेशन और पायरोलिसिस में जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस है वो सिंपल टेम्परेचर डिफरेंस का है। एक टेम्परेचर ऑफ सिस्टम का, कि आप कितने टेम्परेचर पे सो सिस्टम को रन करने की कोशिश करोगे। तो कार्बनाइजेशन में कम है और पायरोलिसिस में टेम्परेचर ज्यादा है। आउटपुट में बस गैस, लिक्विड, ऑयल, चारकोल की फॉर्म में आपको आउटपुट मिल रहा होगा। बायोकेमिकल कन्वर्जन में बस फर्मेंटेशन है, एनाएरोबिक डाइजेशन है और बायो इलेक्ट्रोलिसिस है। इसमें आप डाइजेशन वाला जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे अभी। सो फिजिकल कन्वर्जन में आपको बस, मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपके पास ब्रिकेट्स हैं और आपके पास रॉड्स हैं। यहाँ देखो डेंसिफिकेशन है, डेंसिफिकेशन में बता दी क्या होती है, फिर आपका ब्रिकेट्स एंड रॉड्स हैं। अब दोनों जो है ब्रिकेट्स एंड रॉड्स, ये डेंसिफिकेशन के प्रोसेस है। करना क्या है कि अपने जो भी वुड है उसको आपने डेंसिफाई करना है, आपने उसकी डेंसिटी को बढ़ाना है। तो क्या करते हैं हम, डाई यूज करते हैं और डाई के अंदर इसको रख के प्रेस करते हैं ताकि आपके पास एक कम्पैक्ट फॉर्म में आंसर आ जाए। तो ये बस जो आउटपुट आ रहा था इधर ब्रिकेट्स की फॉर्म में आएगा या रॉड्स की फॉर्म में आएगा। रॉड से जो प्रोसेस उसको पैलेटाइजेशन कहते हैं, और ब्रिकेट्स कहते हैं उसको आप कहते हैं ब्रिकेटिंग। तो बेसिकली द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द physical conversion of biomass is through the compression of the combustible material, compression process। आपको बेसिकली कंप्रेस करना है। तो ब्रिकेटिंग में आपने क्या किया, आपने सिंपल इनको ब्रेकअप किया डिफरेंट छोटे पार्ट्स में। so this is brought about the compression veiling, that is squeezing out moisture and breaking down the elasticity of the wood and bark। तो आपने बेसिकली वॉशर कॉर्नर काम करके इस इलास्टिसिटी को ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और फिर आपने इसको कंपैक्ट करने की कोशिश की। अगर आप कभी भी मार्केट में जाओ, लेट्स सपोज जो कमरे का दरवाजा होता है इसको परचेज करने की कोशिश करो, कमरे के दरवाजे को परचेज करने की कोशिश करो, तो वो जो आपको दरवाजे मिलेंगे कुछ इस फॉर्म में मिल रहे होंगे मार्केट में। बेसिकली होता है कि आपके पास जो दरवाजा होता है उसके अंदर, अगर आपने कभी खोल के देखा हो तो उसके अंदर लकड़ियां भरी पड़ी हुई होती हैं। तो वो जो भी आपके पास कारपेंटर है वो दरवाजे का आउटर बना देता है, जो बाउंड्री होती है, और बीच में वो कचरा भर के उसको डेंसिफिकेशन या उसको कंप्रेस करके इसकी डेंसिफिकेशन कर रहा होता है। कंप्रेशन इस तरह करने की हाई प्रेशर पे होगा, हाई प्रेशर के ऊपर आप इसको कंप्रेस करोगे ताकि आपके पास आउटपुट आ जाए। अच्छा, इसमें जो इश्यूज है ब्रिकेट्स और रॉड्स में, वो सिर्फ उनके डायमेंशन के और प्रोसेस तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। एक में आपके पास डाई यूज होती है और एक में आपके पास एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज होता है। सो ब्रिकेटिंग है, द डेंसिफिकेशन इज परफॉर्म इन अ डाई अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपने सिंपल एक हाई प्रेशर के ऊपर रख के इसको कंप्रेस कर दिया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रख के आपने इसको कंप्रेस कर दिया।
आपके पास जो इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड होते हैं वुड के अंदर, वो बेसिकली डेंसिफिकेशन के बाद एक तरह ग्लू का काम कर रहा होता है और वो मटेरियल को जोड़ रहा होता है। समटाइम्स वैक्स जो कोई एक्सटर्नल सोर्सेज आपने उसको आप ऐड करते हो टू बाइंड दी वुड। आपको कभी कभी बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ता है, एक ग्लू ऐड करना पड़ता है ताकि आपके पास जो भी वुड है वो बाइंड हो जाए। ब्रिकेट्स आर मेड फ्रॉम पेरी डस्ट, हस्क और sawdust। इनके डायमेंशन अगर देखो तो ये डायमेंशन आप देखो 66 मिलीमीटर डायमीटर, 96 मिलीमीटर थिकनेस इस फॉर्म में आपको मिल रहे होते हैं। दीज आर चीप एंड इफेक्टिव फ्यूल फॉर टोबैको क्यूरिंग इंडस्ट्री। लेकिन अगर जब ये आपके पास ब्रिकेटिंग की मशीन है इसके अंदर आप तो कंप्रेस कर रहे होते हैं, स्क्रू प्रेस आपके पास लगा हुआ है, आपने एक साइड पे इसको लकड़ी को छोटे छोटे पीस करके डाला, इसके अंदर बाइंडिंग के जो भी आपने यूज करना है, या तो इसका जो अपना फेनोलिक कंपाउंड है वो ब्रेक हो गया, इसमें इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, या आपने एक्स्ट्रा इसमें वैक्स ऐड कर लिया ताकि इसमें से जो भी आप मटेरियल ऐड करो वो जब दूसरी साइड में बाहर निकले तो वो कम्पैक्ट हुआ हुआ हो। फिर हमारे पास है पेलेटाइजेशन, जिसके एंड पे हमें रॉड्स मिलेंगी। अच्छा, पेलेटाइजेशन में जो रॉड्स मिलेंगे उनका डायमीटर देखें 5 to 12 मिलीमीटर डायमीटर एंड 12 मिलीमीटर लेंथ। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे। अगर उसमें देखो तो इसमें आपके पास जो डायमेंशन लिखी हुई है, कहाँ गई, इसमें जो है वो है 66 मिलीमीटर डायमीटर एंड 96 मिलीमीटर थिकनेस, और यहाँ जो आपको दी है 5 12 मिलीमीटर एंड 12 मिलीमीटर की लेंथ है। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं ये रॉड्स बनाने के लिए। अच्छा, रॉड्स आर बेसिकली फाउंड मोर फैसिलिटेटिंग इट्स यूज इन स्टीम पावर प्लांट एंड गैसिफिकेशन सिस्टम। ये जो प्रोसेस है इसमें भी आपने बेसिकली डेंसिटी को इंक्रीज करना है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बेसिकली एक्सट्रूजन प्रोसेस के साथ होगा। आपने बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, आपने लकड़ी जो भी लेनी है इसको आपने डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। तो वुड चिप्स आर रिक्लेम्ड फ्रॉम स्टोरेज एंड क्रस्ट टू प्रोड्यूस सॉरी रिड्यूस द चिप्स टू स्पेसिफिक पार्टिकल साइज। आपने उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर आपने इसको ड्राई करके इसके अंदर जितने मॉइस्चर कंटेंट्स है उसको रिमूव करवा लिया। फिर आपने क्या किया, आपने इसको हाई प्रेशर के अंदर इसको एक्सट्रूजन डिवाइस में डाल के इसको बेसिकली फोर्स किया ताकि ये आपके पास आउटपुट। अब जब इसमें क्या होगा, जब आप उसको प्रेस करोगे एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर हाई प्रेशर पे, जब इसको आप प्रेस करोगे एक्सट्रूड करवाने की कोशिश करोगे, तो होगा क्या, इसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होगी, और फ्रिक्शन का जो हीट जनरेट होगी वो बेसिकली वुड फाइबर को मजीद सॉफ्टन करके इसके अंदर जो लिग्निन या जो क्या कहना चाहिए, वुड का अपना नेचुरल ग्लू होता है वो हेल्प करेगा ताकि लकड़ी जो आपस में जुड़ जाए या छोटे पार्ट में आपको मिल जाए। फाइनल पेलेट्स इज फाउंड बट स्टिल हॉट, फिर इसको हम बेसिकली एयर कूलिंग डिवाइस में पास करवाते हैं, जिसके बाद आपको एक आउटपुट मिल जाती है रॉड्स की फॉर्म में। यहाँ से आपको शायद नजर भी आ कहीं ना कहीं रॉड्स नजर आए थे। ये आपको ये रॉड्स अभी जब बनेगी उसमें दिखाई दी, उसमें आपको रॉड नजर आ जाएंगे, ये रहे रॉड्स। तो डेसिफिकेशन आपने बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करने के लिए आपने दो डिफरेंट प्रोसेस किए। आपने ब्रिकट्स किया जिसके एंड पे आपको ब्रिकोटिंग मिली है, और आपका जो सेकंड था उसके अंदर आपने क्या किया, आपने सिंपल पेरिडाइजेशन किया जिसके अंदर आपको रॉड्स वगैरह मिली है। हाँ, ऑफ कोर्स एग्रोकेमिकल कन्वर्जन जो सेकंड टाइप की कन्वर्जन है वो एग्रोकेमिकल है। एग्रोकेमिकल के अंदर अगर आप देखो तो इसकी जो लिखा हुआ है, सम ऑफ द प्लांट्स फॉर्म्स ऑक्सीजन फ्री हाइड्रोकार्बन्स। इन सच प्लांट द ऑयल ऑफ द प्लांट इटसेल्फ कैन डायरेक्टली बी यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। आपने करना क्या है कि आपने प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना और आपने उसके अंदर से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो क्या करते हैं, कुछ इस तरह की फॉर्म में कर रहे होते हैं किधर गया, निकल गया मैं। सॉरी, गलत बटन दबा रहा हूँ। इस फॉर्म में तो एग्रोकेमिकल कन्वर्जन है, इसमें देखो तो आपका सबसे ऐसा होता है जिसमें आपका दरख्त की छाल को काट के, आपने दरख्त के पूरे को आपने काटा नहीं है, लेकिन दरख्त की छाल को काट के इसमें से आपने अपने जो मकसद की चीज है उसको आपने एक्सटेंड करवा लिया। किसी को पता है कि क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ पे, क्या चीज इसमें ये निकल रही है इसमें। ये प्रोसेस हो क्या रहा है, इसमें क्या चीज निकल रही है, किसने ये चीज देखी है कभी।
सॉरी बाय मिस्टेक मैंने प्रेस कर दिया था गलत बटन। हाँ भाई, किसी को पता है कि ये क्या हो रहा है, ये वाला प्रोसेस क्या है? किसी और को पता है? बादशाह को बादशाह तो नहीं पता। किसी ने ये प्रोसेस देखा है होते हुए, ये वाला प्रोसेस? अरे वो सफेद मटेरियल निकलता है सर, दरख्त से उसको जमा। क्या हाँ निकलता है, क्या निकलता है वही पूछ रहा हूँ। सर पता नहीं, ब्लू टाइप होता है कुछ सर। गम निकलता है। हम्म। मैपल सिरप निकालते हैं ऐसे। कोई और? क्या बोलो बोलो, आज आखिरी क्लास है सर, गोदा है? नहीं गोदा नहीं है ये लिक्विड की फॉर्म में आपको मिलेगा, जो भी चीज लिक्विड की फॉर्म में मिलेगी। सर गम टाइप कुछ निकल रहा होता है। ये गोंद होती है बेसिकली, रबड़ नहीं कर रहा होता है बेसिकली। ये गोंद, ये जो रबड़ होता है, ये लेटेक्स होता है, ये वो चीज है। तो ऐसी चीजें अक्सर हम जात वगैरह में देख सकते हैं कि ऐसी चीजें हो रही होती हैं। तो इसमें आपके पास समझ प्लांट्स हैं जिसमें जो आपके पास है, जो प्लांट्स है उसको आपने क्या करना है, इस वाले केसेस में देखो तो आपके पास इसमें प्लांट को आप डेड नहीं कर रहे। अब इसे कट किया, इसको आपने कट करके इसमें से ये पार्ट को आपने एक्सट्रैक्ट करवाया, तो इससे आपको ये एज अ लिक्विड फॉर्म में आपको फ्यूल मिल रहा है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा मौजूद प्लांट्स फॉर्म ऑक्सीजन फ्री हाइड्रोकार्बन, oxygen free hydrocarbon. In such plants, the oil of the plant itself can directly be used as energy source. जैसे सनफ्लावर आपके पास है, ये कैनोला ऑयल्स वगैरह आप निकाल सकते हो। तो आपको डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स हैं एग्रोकेमिकल की, सीड्स वगैरह है, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, जिससे आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करा सकते हो या बायोफ्यूल को एक्सट्रैक्ट करा सकते हो। अच्छा फिर हमारे पास बात करते हैं कन्वर्जन की, थर्मोकेमिकल। तो थर्मोकेमिकल के अंदर हमारे पास डायरेक्ट कंबशन है, जिसके अंदर डायरेक्ट कंबशन है, कार्बोनाइजेशन है, पायरोलिसिस है और गैसिफिकेशन है। अरे डायरेक्ट कंबशन में आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल इसको बर्न कराना है, आपने सिंपल लकड़ी को आग लगा देनी है। आग लगाने से आपको हीट मिल जाएगी। तो इस जमाने कदीम से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। हम सिंपल थर्मोकेमिकल कन्वर्जन से एनर्जी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। लकड़ी को आग लगा के फिर हमने इसे यूटिलाइज कर लिया। अच्छा जब हम कंबशन कर रहे हैं तो आप उसको किसी भी फॉर्म में कंबशन करा सकते हो। सो जो कंबशन आपने एक बार करवा ली तो उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो, उसकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट है। आप इसको यूज कर सकते हो एज ए कुकिंग, एज ए कंफर्ट हीटिंग। आप इसको क्रॉप ड्राइंग के फॉर्म में ले जाते हो, फैक्ट्री प्रोसेसेस एंड फॉर्मिंग स्टीम ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब ये हमारे पास है कार्बोनाइजेशन। लकड़ी को आपने जलाना है, लेकिन जला कंप्लीट नहीं जलाना है, आपने इसको कार्बोनाइजेशन करनी है। इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय द गुड इज हीटेड विद द रिस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो। आपने कंप्लीट एयर फ्लो या स्टिमुलेटेड एयर फ्लो प्रोवाइड नहीं करनी, आपने रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ एयर जस्ट को प्रोवाइड करना है। जिससे होगा कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं बन पाएगी, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। तो आपको एट द एंड कुछ इस फॉर्म में एक रिजल्ट मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम चारकोल कहते हैं, चार कह रहते हैं। तो चारकोल इज बेसिकली एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस में आपको अक्सर ये नजर आ रहा होगा, कोयला, कोयला लकड़ी का जो जला हुआ पार्ट होता है इसको हम यूज करेंगे, इसको हम चारकोल कहते हैं। नॉर्मली जब बात करते हैं चारकोल की, तो चारकोल कंटेन्स 20 to 25% वर्टाइल एंड 75 to 80% फिक्स कार्बन ऑन मॉइस्चर फ्री बेसिस। तो वर्टाइल मटेरियल जो 20% है इसको फिर आप रिमूव करा सकते हो इजीली, इसको मसला नहीं है। इट बर्न्स स्मोकलेसली, इट कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड एंड चारकोल स्टोव हैव अ हायर ओवरऑल एफिशिएंसी देन वुड बर्निंग स्टोव। तो आपने इसको वुड ही को बेसिकली चारकोल में कन्वर्ट करना है और फिर चारकोल को यूज करना है एज अ एनर्जी सोर्स। तो ये वोलेटाइल मटेरियल की पूरी कहानी लिखी है, वोलेटाइल मटेरियल होते क्या है। So volatile matter is one of the most common parameter measured in coal. Volatile matter is essentially a measure of non-water gases formed from a coal sample during heating. तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास के, आपने कितना बेसिकली वर्ट लॉस चेक करना है। और सिंपल कहिए, आपने सिंपल जो भी सैंपल होगा उसका वेट चेक करना है बिफोर हीटिंग, और फिर आपने हीटिंग करने के बाद उसका वेट चेक कर लेना। जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली आपको लॉस हो गया। तो ये आपका एकदम रिटायर हो गया। सो परसेंटेज की फॉर्म में लेके जाना, तो डिवाइड कर दोगे आपका सिंपल वेट ऑफ दी प्री कंबशन सैंपल।
अच्छा, फिर हमारे पास थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है पायरोलिसिस का। पायरोलिसिस भी अगर आप देखो तो पायरोलिसिस की डेफिनेशन भी सेम वही है जो आपके पास कार्बोनाइजेशन की है। पायरोलिसिस के अंदर भी आपके पास जो हीटिंग होगी वो आपको रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ द एयर होगी। अब मसला है ये भी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ द एयर है और कार्बोनाइजेशन भी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ एयर है। तो इनमें फर्क क्या है? तो इसमें जो फर्क है वो ये है कि बस जो पायरोलिसिस है उसमें टेम्परेचर काफी हाई होते हैं, काफी हाई टेम्परेचर के साथ ऑपरेट हो रही होती है कंपेयर विद द कार्बोनाइजेशन प्रोसेसेस। अच्छा, इसमें आपके पास जो आउटपुट मिलेगी तो पायरोलिसिस के आउटपुट के अंदर आपके पास सेकेंडरी फ्यूल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगी, सेकेंडरी फ्यूल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। So the input may be wood, biomass, residue, municipal waste, and indeed coal. The products are gases, condensed vapors as liquid, tars and oil, and solid residue as char, which is known as charcoal and ash. आपको बस बेसिकली आपको एज सेकेंडरी फ्यूल मिल रहा है। आपको सिंपल फ्यूल है, आपको सेकेंडरी फ्यूल भी इसमें आउटपुट में मिल रहा होगा। तो ये बस प्रोसेसेस है जो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो टेम्परेचर कितना यूज कर रहे हो। बेस्ड ऑन द टेम्परेचर आपके पास बायोमास को हम प्राइमरी टार, सेकेंडरी टार और टर्शियरी टार में कन्वर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग आपके पास टेम्परेचर रेंज कितनी है। और टेम्परेचर रेंज के एंड पे आपको क्या मिलेगा वो आप देख लो कि आपको बस ये आउटपुट आपको डिफरेंट मिल रही होगी। फिनॉल्स मिल रहे थे, मोनोएरोमेटिक या हाइड्रोकार्बन वगैरह मिल रहे थे। आपको ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है तो आपको बस इसमें फिनॉल्स है, कीटोसिस वगैरह आपको एसिड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये आपको डिफरेंट रेंज के अंदर आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। अच्छा, pyrolysis carbonization, but the process ये जो बात मैंने की कि temperatures are high and the energy rich gaseous products of the processes are stored in addition to charcoal। तो charcoal नहीं मिल रहा आपको, साथ साथ आपको secondary fuels भी मिल रहे हैं। अब मसला है कि टेम्परेचर वगैरह आपको बस कितने होने चाहिए? टेम्परेचर वगैरह आप बस अगर बात करें तो ये टेम्परेचर की फॉर्म में बात कर रहे हैं। अच्छा सर, टेम्परेचर साथ साथ मसला है कि आपको बस ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास ये कितने स्लो प्रोसेस है या कितना तेज प्रोसेस है। So the rate of pyrolysis depend on the several factors like composition of the material, heating rate, residence time और temperature level। तो इसमें आपको अगर आप देखो तो usually slow pyrolysis is adopted to maximize the solid charge। अगर आपको solid charge चाहिए तो slow process करवाना है, और अगर आपको बेसिकली लिक्विड और गैसेस प्रोडक्ट चाहिए तो आपने फास्ट pyrolysis करवानी है। तो फास्ट pyrolysis में वो चार या चारकोल नहीं मिलेगा। तो ये बस डिफरेंट चार डिफरेंट टाइप्स कह सकते हैं हम। वेरी स्लो प्रोसेस है, पैरालिसिस प्रोसेस है। पैरामीटर्स क्या होंगे? रेजिडेंस टाइम जो है आपको आवर्स या डेज की फॉर्म में जाएगा मैक्सिमम। हीटिंग वैल्यू जो है, हीटिंग रेट जो है वो वेरी लेस देन 1 होगा पर डिग्री मिनट पे, सॉरी डिग्री चेंज पर मिनट पे। जैसे अगर आपको पर मिनट 1 मिनट के बाद आपने वेरी लेस देन 1 डिग्री का इंक्रीज करवाना है। टेम्परेचर रेंज आपका 300 से लेकर 400 होगी और प्रोडक्ट आपको 4 मिलेगी। आपने बहुत स्लो प्रोसेस कराया, आपको 4 मिलेगी। लेकिन जैसे आप प्रोडक्ट को इंक्रीज करने, टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो 4 के साथ फिर आपको एक्स्ट्रा या सेकेंडरी बायोफ्यूल मिलना शुरू हो जाएंगे। ये स्लो प्रोसेस है, इसमें आप टू 30 मिनट होगा, लेकिन हीटिंग रेट अगर 5 से लेकर 100 हो सकता है। मीन्स कि हर मिनट में आपने टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है, 5 डिग्री का हो या फिर आपको 100 डिग्री का हो। टेम्परेचर रेंज जो आपको 40 से लेकर सॉरी 400 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस की। और अगर प्रोडक्ट्स हैं 4 प्लस बायो ऑयल गैसेज हैं। अब ये प्लस जो हो गए क्योंकि आपके पास ये टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया आपके पास। फिर हमारे से फ्लैश पायरोलिसिस का जो रेजिडेंस टाइम जो आपके पास वो 5 सेकंड तक है। हीटिंग रेट जो आपको वो 100 डिग्री सेल्सियस पर मिनट है। टेम्परेचर रेंज 450 टू 650 और आपका आउटपुट में बायो ऑयल केमिकल्स एंड फ्यूल गैसेज वगैरह है। और फिर लास्ट में अल्ट्रा पायरोलिसिस जिनके आपके पास ये बहुत ही कम वक्त में आपने इसको इस टेम्परेचर में लेके जाना है, लेस देन 0.5 सेकंड में। और जिसकी टेम्परेचर रेंज है वो 700 से लेकर 1000 तक है। तो अल्ट्रा के अंदर आपको केमिकल या फ्यूल गैसेस वगैरह मिलेंगी। फिर हमारे जो थर्मोकेमिकल के अंदर कन्वर्जन के अंदर जो लास्ट टेक्निक है वो है हमारे पास गैसिफिकेशन, डायरेक्ट कंबशन। फिर आपके पास ये जो लास्ट में थी पायरोलिसिस और उससे पहले कार्बनाइजेशन, और फोर्थ वन हमारे पास है गैसिफिकेशन। So gasification of the biomass involves thermal decomposition in the presence of the controlled air। Again controlled air है लेकिन restricted का वर्ड यूज नहीं किया हुआ। In other words, it is a partial combustion of the biomass। It is the conversion process of solid
carbon containing fuels into combustible gas mixture, normally known as the producer gas or the wood gas or the water gas or the synthesis gas. So producer gas contain by weight तकरीबन 10 to 20% of the hydrogen, 15 to 30% of the carbon monoxide and 45 to 60% of the nitrogen. हीटिंग वैल्यू जो उसकी वेरी कर रही होती है तकरीबन 4.5 से लेकर 6 मेगाजूल पर मीटर क्यूब के फॉर्म में, और प्रोड्यूसर गैस जो है उसको आप डायरेक्टली बर्न कर सकते हो इन अ फर्नेस टू जनरेट द प्रोसेस हीट, और इट कैन फ्यूल आईसी इंजन एंड गैस टरबाइन एटसेट्रा. अभी एक छोटी सी चीज है, वैसे कंबस्टिबल गैस जो है ये आती कहाँ से? लेट्स सपोज मैं किसी मैचस्टिक को बंद करने की कोशिश करूँ, तो आपके पास ये लकड़ी का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं चार, और इसके बाद ये जो चार आपको मिल जाएगा, लकड़ी जल चुकी होगी, तो जो जलते हुए आपको यहाँ फील होगा बस इस तरह का एक धुआं सा उठ रहा है. कलर यहाँ थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन आपको बस इस लकड़ी से थोड़ा ऊपर डिस्टेंस पे आपको ये शोला नजर आएगा, इसका गैप नजर आएगा. तो बीच में बेसिकली आपके पास पायरोलिसिस गैस होती है जो जनरेट हो रही होती है, या फिर वुड गैस होती है. तो ये आपको लिमिनस बर्निंग गैसेस है, ये आपको एक तरह की वुड गैसेस होती है, और ये बर्निंग करवा रही होती है, रादर देन कि आपको यहाँ जो मसाला लगा हुआ है वो कर रहा होगा. गैसिफिकेशन के अंदर अगेन मसला है कि आपके पास जो भी मटीरियल होगा उसको आपने पहले सबसे पहले ड्राई करवाना है. तो एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक राइस हस्क, bagasse, coconut husk, cereal straw, etc. can now be utilized because gasification offer flexibility of the applications. Different methods हैं इसके अंदर आपके पास depending upon the method, depending upon the type of bed and types of the fuel used, आपको आउटपुट भी डिफरेंट आपको मिल रही होगी. इसमें आपका जो आपका गैसिफाई यूज होते हैं वो आपका अप ड्राफ्ट है, डाउन ड्राफ्ट है और क्रॉस ड्राफ्ट है, और फिर सेकंड टाइप आपका फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफायर है. अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट एंड क्रॉस. अब ड्राफ्ट जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला है, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन सॉरी जो एयर है वो डाउन साइड से पास होती है और अप साइड मूव कर रही होती है, और फ्यूल टॉप साइड से नीचे तरफ मूव कर रहा होता है. डाउन ड्राफ्ट में आपके पास फ्यूल और एयर दोनों डाउन साइड मूव कर रहे होंगे, और अगर क्रॉस में बेसिकली एक दूसरे को क्रॉस में चल रहे होंगे. तो ये आपके पास ये जो है ये आपके पास अप ड्राफ्ट है, तो ये एयर यहाँ से इन हुई और ये ऊपर जा रही है, ये फ्यूल नीचे आ रहा है, इस पूरे पोर्शन में कंबशन करवाई है, और फिर यहाँ से आपके पास गैस जनरेट हो रही है. सेम इस आपके पास सॉरी डाउन ड्राफ्ट भी है, इसके जो बारे में ये सब चीजें लिखी हुई ऑलरेडी मैं वीडियो बता चुका हूँ, इस वीडियो को देख लेना. ये डाउन ड्राफ्ट है, इसका एयर और फ्यूल दोनों एक डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, और फिर यहाँ से जो गैसेज हैं वो बस यहाँ से आउट हो रही है, और फिर वहां से क्रॉस में ये क्रॉस का, तो ये एयर ऐसे मूव कर रही है और वो ऐसे मूव कर रहा है फ्यूल. इनके बाद हमारे पास फ्लूइडाइज्ड बेड या गैसिफिकेशन करवा सकते हैं. फ्लूइडाइज्ड बेड है, फ्लूइडाइज्ड बेड के अंदर हमारे पास अगर हम सैंड को यूज कर रहे होते हैं बेड, और फिर उस बेड को मूव करा के हम एनर्जी को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं. गैसिफिकेशन के डिफरेंट हमारे पास फ्यूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं. वुड कटिंग से, वुड चिप्स है, नट शेल्स है, रिच हल्स है, वुड गैस, बगास, विस्कंटस और स्ट्रॉ वगैरह है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू यूज द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन. फिर हमारे पास जो बायोकेमिकल कन्वर्जन है, उसमें हमारे पास जो डाइजेस्टेशन है वो आपके पास एक ऐसी डाइजेस्शन है जो कि वो एन एरोबिक डाइजेस्शन कहलाएगी, जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, आपको ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करवाना है. अच्छा, इसमें आप जब आप क्या करते हो कि आपके पास जो भी बायोगैस है वो स्टेजेस की फॉर्म में चलेगी, स्टेजेस की फॉर्म में आपको ये प्रोसेस करवाना है. आपने बेसिकली सबसे पहले ब्रेक डाउन कराना ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और फिर इसको अपने बाकायदा की एनर्जी को ब्रेक करना है. फायर प्रोडक्ट्स बायोगैस, ये आपका एनारोबिक डाइजेशन के अंदर जब आप बिल्कुल नेट रिजल्ट बनाओगे आपको बायोगैस मिलेगी, और बायोगैस को आप स्वयं का गैस, सेवर गैस, फ्यूल गैस, मार्श गैस और बेड गैस वगैरह कुछ भी कह सकते हो. और बेसिकली इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होगा वो आपके पास मीथेन का होगा, लेकिन साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाले को मिल जाएगी. अच्छा, इसके अंदर बायोगैस बनाने के अंदर आपको फर्मेंटेशन वगैरह करवानी पड़ती है, तो उसके अंदर आपके पास जो क्या कहना चाहिए इनको, इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बैक्टीरियल जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. अच्छा, बायोगैस की जो प्रॉपर्टीज है कुछ यहाँ मेंशन नहीं है कि बायोगैस जो है ऐसा, इसमें कहने के लिखा हुआ है कि बायो, अच्छा टॉप पे लिखा हुआ है कैसी जो कंपोजिशन है वो 60 to 70% जो है वो
एज अ मीथेन की फॉर्म में 60 to 70% आपको एज अ मीथेन की फॉर्म में जैसी कंपोजिशन आपको मिलेगी। बाकी 30% वगैरह जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिल जाएगी आपको। बाकी जो अगर आपसे प्रॉपर्टीज देखोगे ये तकरीबन मीथेन के बराबर बराबर है, इन सबको देखो ऑलमोस्ट ये मीथेन के आसपास आपको प्रॉपर्टीज मिल रही होंगी। Natural gas is also produced by the action of the anaerobic bacteria and plants and animals that were buried thousands of years. अब इसमें मसला thousands of years जैसे अगर टाइम फ्रेम आ गया तो फिर इसको फिलहाल आप इसको डाइजेशन में नहीं पड़ो तो बेहतर है। अच्छा, डाइजेशन कहाँ करनी है? डाइजेशन करनी है हमने डाइजेस्टर के अंदर। डाइजेस्टर कैसे होते हैं? डाइजेस्टर बहुत सिंपल कुछ इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। ये वो डाइजेस्टर है, ये आपने जमीन के अंदर गड़ा खोदा, इसमें आपने बाकायदा अपना सिस्टम बना दिया, यहाँ से आपने इसको इंटेक करवा दिया पाइप के थ्रू और इसको आपने टाइम दे दिया। तो ये तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन के बाद इसमें से गैस निकलना शुरू हो जाएगी और फिर आप गैस को यूज कर सकोगे कहीं ना कहीं। अभी जो ये जो डाइजेस्टर है ये आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें फ्लोटिंग गैस डाइजेस्टर है और आपके पास इसमें फिक्स टाइप डाइजेस्टर है। तो फ्लोटिंग टाइप डाइजेस्टर और आपका फिक्स डोम डाइजेस्टर, पीछे जा रहा हूँ। जिसमें जब आप बात करते हैं सॉरी, जब आप बात करते हैं डाइजेस्टेशन की, तो आपको डाइजेस्टर आपको मिल गया। आपने एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर आपने डाइजेशन करवानी है, इसके अंदर आपने इसको स्टोर करना है कचरे को। और इसके अंदर in the digester the smallest living organisms such as bacteria, yeast and fungi transforms organic waste into a valuable source of fuel through the process of the anaerobic fermentation। स्टूडेंट्स थोड़ा अजान हो रही है, अजान वजह से बात करते हैं। काफी देर से आ रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी स्लाइड्स आपको शेयर कर दी हैं, सॉरी इसकी जो वीडियो शेयर कर चुका हूँ। बाकी ये है कि इसकी इसमें सारी थ्योरी है और कुछ भी नहीं है, एक न्यूमेरिकल होगा बिल्कुल एंड के ऊपर। बायोमास ऑलरेडी ऐड है, बायोमास वन बायोमास टू। अच्छा, इसमें कि आपको फर्मेंटेशन करनी है, आपने बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी बस बिग साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको आपने ब्रेक डाउन कराना है। इसमें आपको बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसला है कि बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। आप ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं कर सकते, ज़्यादा टेम्परेचर लो नहीं कर सकते। आपके पास से जो कार्बन एंड नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो भी एक बार स्पेसिफिक होनी चाहिए, अदरवाइज बैक्टीरिया जो है वो डेड हो जाएंगे। बैक्टीरिया को आपको जिंदा रखना है, तो आपका ये तीन डिफरेंट फेजेस है इसके अंदर आपके पास आप पूरे प्रोसेस को रन करते हो। वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है, आपके पास एसिड फेज प्रोसेस है, आपका मीथेन फेज है। मीथेन में इसके बाद लास्ट वाला प्रोसेस है जिसमें आपने मीथेन आपने जनरेट करवानी है। तो हाइड्रोलाइसिस में इसके पास कवर्स ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन बाय एंजाइम्स दैट आर डिकम्पोजेबल बाय बैक्टीरिया। देन acid phase complicated molecules such as the protein, fats, and carbohydrates are decomposed by acid forming bacteria into organic acids, carbon dioxide, hydrogen, ammonia, and some impurities. Organic acids are normally short chain fatty acids होते हैं। दैट वाला से जिनके अंदर आपके पास जो बैक्टीरिया है वो मीथेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब वेट कर ले दोबारा।
तो बेसिकली आपको डाइजेशन के अंदर आपको जो बैक्टीरिया है उनके लिए बाद पीएच वैल्यूज ऑफ दिस फीड स्टॉक, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, आपको बस लोडिंग रेट और टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाओगे स्पेसिफिकली तो फिर आपके पास बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर आपको प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बैक्टीरिया को आपने मेंटेन करवाना है। ये आपको पीएच वैल्यू जो आपको तकरीबन 7 के आसपास होनी चाहिए। सीएन रेशियो कभी कभी आपके पास अगर इशू आ जाए तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए हम फिर ऐसे, अगर नाइट्रोजन कम हो रही है तो आप ऐसा मटेरियल ऐड करोगे जिसमें नाइट्रोजन एनरिच हुआ हो, और कार्बन कम हो रहा है तो कार्बन को आपने ऐड करवाना है सिस्टम के अंदर, लेकिन आपने जो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन करना है। और टेम्परेचर आपको 30 to 35 होना चाहिए, डिजायरेबल टेम्परेचर है 30 to 35 डिग्री का। अच्छा, इसमें आपके पास दो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टर है। आपको फ्लोटिंग गैस होल्डर डाइजेस्टर है, आपके पास फिक्स्ड डोम डाइजेस्टर है। फ्लोटिंग वाले जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो आपको प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं, इसको अप एंड डाउन होके ये प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो फ्लोटिंग गैस डाइजेस्टर ये वाले, so floating it is comprised of the an unground brick, a masonry digester connected with an inlet and outlet and covered by a floating steel gas holder for gas collection। तो ये बस इनलेट है, ये आपका आउटलेट है, और ये आपका गैस होल्डर है। तो ये बेसिकली आपको जब आपका फ्लोटिंग है तो गैस होल्डर मूव अप एंड डाउन guided by a central guide pipe depending upon the accumulation and discharge of the gas, जिस वजह से आपको प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन कर रहा होता है। द फ्लोटिंग गैस होल्डर हेल्प्स टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। So the floating gas holder made of steel alone accounts for some 40% of the total plant cost। बाकी आपके पास सारी सारी जो स्ट्रक्चर है वो मैसनरी का काम है। आपने एक सिंपल मिस्त्री को बुलाना है, कुछ ईंटें वगैरह देनी है और आपने वो दे देना है। 40% जो आपका सिंपल जो स्टील का जो आपका गैस होल्डर है उस पर वो उसी कॉस्ट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेकंड टाइप को यूज कर लेते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास फिक्स टाइप है। ये फिक्स टाइप है, इसमें आप देखो इसमें आपका गैस होल्डर नहीं है। अगर आपने इसको स्ट्रक्चर जो है वो एज अ मशीन एज अ जो इंटेंस से बनाया हुआ है। एंड दिस टाइप द गैस होल्डर एंड द डाइजेस्टर आर कंबाइंड। gas is stored in upper part of the digester. Upper portion of the digester pit itself acts as a gas holder. Displace level of the slurry provides requisite pressure for release of the gas and for its subsequent use. The pressure inside the digester varies as the gas is collected। अच्छा, यहाँ तक आपके पास थी सारी की थ्योरी। आप देख लीजिए आपके पास कितने बायोमास कैसे बायोमास है, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमास है, जो कैटेगरीज आपने देखी 5 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज थी। फिर हमारे पास बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल के अंदर आपके पास 4 डिफरेंट टाइप की जनरेशन है। और फिर आपने जब आप बात की इधर आगे इस वाली स्लाइड अपने इसमें अपने डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल जो रूट्स है उसको चेक किया है कि कैसे हमने बच्चे को कैसे हमने बायोमास को स्टडी करना है। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं या डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको जिस जिस रूट्स को हम बेसिकली फॉलो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, जरा इनको देख लीजिएगा। आपके पास जब भी हम बात करते हैं डाइजेशन की तो आपके पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसका जो सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है वो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास जो एनर्जी है वो सिंपल एफिशिएंसी टाइम दी एचबी टाइम दी वीबी है, जिसके अंदर आपका एचबी है वो हीट ऑफ कंबशन पर यूनिट वॉल्यूम है। अराउंड जो बायोगैस के अंदर आपके पास एचबी है तो तकरीबन 20 मेगाजूल पर मीटर क्यूब के बराबर आ रहा था। आपका जो बीबी है वो वॉल्यूम ऑफ द बायोगैस है। ये 3-4 फॉर्मूले सारे के सारे आपको लिंक है। देखो आपका ये एफिशिएंसी है, बड़ा एफिशिएंसी जो कि तकरीबन 60% के आसपास है, एचपी टाइम्स बीपी। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई। अच्छा, इसमें जो बीपी है असल जो एनर्जी है उसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो इसका ये एचबी है, एचबी इस एचबी को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। एचबी इज बेसिकली एचएम टाइम्स एफएम। एचएम इज बेसिकली हीट ऑफ कंबशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मीथेन, जो कि तकरीबन 56 मेगाजूल पर केजी है। आपका एफएम जो फ्रैक्शन ऑफ मीथेन एंड बायोगैस है। अब नॉर्मली आपके पास यहाँ जो आपका एचबी था उसके अंदर आपके पास सारी सारी मीथेन नहीं थी। आपको 70% तक मीथेन होती है और मीथेन की वैल्यू ये है। तो 0.7 टाइम्स 56 तो आपका ये पूरा एचपी बन जाएगा। या एचएम को अलग और एफएम को अलग से मल्टीप्लाई करो तब आपको सेम आंसर आ रहा होगा। फिर आपके पास जो बीबी है ये वाला बीबी, ये वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर है, वॉल्यूम ऑफ द बायोगैस है। और ये सिंपल सी टाइम्स एम नॉट है। सी क्या है, सी का ये बायोगैस यील्ड होती है पर ड्राई मास इनपुट। तो 0.2 से लेकर 0.4 की तरह मूव कर रही होती है, जबकि पास एम नॉट जो है वो ड्राई मास इनपुट पर डे है। पर डे है ड्राई मास इनपुट पर डे 2 kg पर डे। लेट्स सपोज वीएफ जो है आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट, ये बेसिकली वॉल्यूम फ्लूइड पर डे
और द फ्लो रेट ऑफ द डाइजेस्टर जो है वो प्लस एम नॉट अपॉन डेंसिटी है, जो कि डेंसिटी नॉर्मली आप यूज कर रहे होते हैं 50 kg की, 50 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी यूज कर रहे होते हो। और ये आपका है वीडी जो कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर है, जिसके अंदर अपने वॉल्यूम फ्लो रेट टाइम्स टी आर जो कि रिटेंशन टाइम है उसको यूज करना है। आपने वी आर यहाँ से निकाल लिया, उसको टी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको वीडी मिल गया। वीडी आपको यहाँ से मिल गया और आपको ये एफिशिएंसी यहाँ से मिल गई। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला का आप यहाँ देखो तो आपको लिखा हुआ है calculate the volume and the power available from a biogas digester given that cow 8 we have the 8 cows, retention period आपको दे दिया 20 days का, temperature of the fermentation दिया 30 डिग्री सेल्सियस का, diameter consumed per cow per day 2 kg दिया हुआ है, आपको सी की वैल्यू गिवन है, एम नॉट की वैल्यू गिवन है, बर्नर एफिशिएंसी दी है 0.7 की और आपको मिथेन प्रोपोर्शन दिया 0.7 या 70% का। तो बर्नर एफिशिएंसी होगा सब कुछ दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, द कैलकुलेट दी वॉल्यूम, कैलकुलेट दी वॉल्यूम, और ये आंसर आना चाहिए वॉल्यूम का। फॉर्मूला क्या है वीडी का? वीडी का फॉर्मूला आपको बी एफ टाइम्स टी आर, टी आर आपको ऑलरेडी से यहाँ दे दिया, टी आर इज बेसिकली 20 डेज। आपको चाहिए बेसिकली वी एफ डॉट, और वी एफ डॉट का फॉर्मूला आपको यहाँ है एम नॉट अपॉन रो, एम नॉट आपका मास है और रो आपका डेंसिटी है। तो एम जो है आपको इसमें दिया हुआ है 2 kg, डेंसिटी जो है वो डिवाइडेड 50 है, तो अगर वी डॉट आ जाएगा जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जो मास है वो आपका 2 एक गाय का है, तो आपको 8 गाय तो 16 kg हो गया, 16 डिवाइडेड 50 तो आपका 0.32 का आपका वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया। इस वॉल्यूम फ्लो रेट को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आपका वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर आ गया। और जब आपको वॉल्यूम डाइजेस्टर आ गया तो आपने सिंपल जो दूसरे फॉर्मूले बीबी के तो आपने वहां से उसको यूज करके ई निकाल लिया, तो आपको एनर्जी जो मिलेगी वो 5 टन की मिलेगी। ई इज बेसिकली एन एच बी एफ बी और टाइम्स या कोई फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है बीबी एच एम एफ एफ एफिशिएंसी, और वीबी जो आपका सी एम नॉट है, हमने यहाँ पे सिंपल सी एम नॉट, ये सी, सॉरी ये सी और ये एम नॉट, तो आपको वीबी आ गया और वीबी को अपने इस फॉर्मूले में डाल के हमने ई निकाल लिया। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको प्लीज देख लीजिएगा, इस न्यूमेरिकल को प्लीज देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन अगर बनता भी है तो सेम इसी के आसपास बन रहा होगा इसका, यानी कि इसमें एनर्जी में दे दूँ आपको, कहूँगा कितने मुझे गाय चाहिए, या अगर मैं दे दूँगा इतना वॉल्यूम है तो मुझे कितना बड़ा प्लांट चाहिए, कितना डायमीटर का, तो वो आप निकालना होगा आपने बेसिकली। इन्हीं फार्मूले के साथ खेलना है, इन्हीं फार्मूला के साथ खेलना है, तो ये वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, अभी स्टार्ट किया था हमने बात की थी कि मुझे नहीं पता अभी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम है या आपका फिजिकल एग्जाम है, तो अभी फिलहाल मैं कोई इसमें गाइड नहीं कर सकता। अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर आपका थ्योरी ज्यादा, थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी बहुत ही कम करके जीरो हो जाएगी और आपका सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और अगर आपका फिजिकल हो तो फिर आपको थ्योरी पे मैं ऐड करूंगा, एग्जाम मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो बायो डाइजेस्टर्स हैं, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, टेस्टोम डाइजेस्टर वगैरह, ये आपके पास डिफरेंट है। अ, ये ये तो ये देखो लोकल लोकल कॉस्ट फ्लोटिंग ड्रम्स है, सिंपल 3 के डब्बे रखे हुए हैं, तो जहाँ पे भी आपके पास फीड स्टॉक मिल जाए, मैन्योर वगैरह मिल जाए, आप बायोगैस यूज कर सकते हो। तो जहाँ आपके पास जानवर वगैरह हैं तो जानवर को यूटिलाइज करो और बायोगैस को प्रोड्यूस करो, अदर देन के आप सिलेंडर का परचेज करो। तो कितने लोगों को समझ में आई है? क्योंकि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ आज, तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से मैं ही बोल रहा हूँ। कोई तो बोल दे पीछे से।